नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आपका भी विचार होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर लाए। लेकिन उनके लिए आपको वायरल क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम वायरल क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें? अरे मुन्ना, मैं पढ़ाऊंगा वायरल क्वेश्चन और अच्छे से समझाऊंगा भी। अगर आपको सिर्फ वायरल क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद ही आप सभी को समझ में आएगा कि वायरल क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। वायरल क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, वायरल क्वेश्चन का मतलब आप सभी बहुत बच्चे जानते होंगे वायरल का मतलब क्या होता है। कोई गाना यूट्यूब पर वायरल हुआ तो उनका मतलब तो आप सभी जानते होंगे। वायरल का मतलब वायरल होता है, ठीक है, वायरल जो कि रिलीज हो चुका है, ठीक है, जो कि सभी लोगों में फैल चुका है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का हम सभी सिर्फ और सिर्फ आज वायरल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख तो जाओ। ठीक है, सब कुछ याद हो जाएगा, मैं आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मतलब अब मैं आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सभी, अच्छे से देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अभी नहीं, क्लास के लास्ट में। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो अन्यथा मत करना। ठीक है, चलिए। पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? हस्ताक्षरित का मतलब हो गया जैसे कि साइन करना। ठीक है, साइन कर, जैसे कि मैं अपना साइन कर रहा हूँ। ठीक है, हस्ताक्षरित का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और चीन के बीच। ठीक है, अब देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा समझाता हूँ। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, यह समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। इस पर हस्ताक्षरित यानी कि साइन कब किया गया था? तो 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो हस्ताक्षरित हुआ था पंचशील समझौता के कारण, तो इस पे कब किया गया था, इस पे साइन? तो 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। ठीक है, भारत की ओर से प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड देखो प्यारे बच्चों, उस समय जब यहाँ पर पंचशील समझौता हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। याद होगी आप सभी को, जब पंचशील समझौता हुआ था हमारे भारत देश में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। ठीक है, देखो, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। याद हो गया, और कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और 99% चांस है आपको 2026 में पूछ सकता है। अच्छे से देख लो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है, वीडियो को सेव कर लेना। चलिए 2 नंबर में, भारत में प्रथम, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, देखो, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। देखो, ये जो योजना थी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, और ये कब से कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। याद रखिएगा, ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद हो गया आप सभी को, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। ठीक है, चलिए 3 नंबर में, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? बताओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा 1975 में। देखो प्यारे बच्चों, क्यों लगाया गया था मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, मैं जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा सभी क्वेश्चन राइट होगा, 100% राइट होगा। ठीक है, आप सभी चैट जीपीटी, एआई, किसी से भी पूछ लेना, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको राइट मिलेगा। ठीक है, अब देखो, यह आपातकाल चीन के साथ युद्ध के कारण लगाया गया था। ठीक है, यह आपातकाल चीन के साथ युद्ध के कारण लगाया गया था। ठीक है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल था जो युद्ध के आधार पर घोषित किया गया था। याद रखिएगा इतना आप सभी। ठीक है, 4 नंबर में, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? बहुत ही मोस्ट, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है 4 नंबर में 1974। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? बताओ आप सभी। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा आपसे भी यकीन करो, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन कहने का मतलब होता है वायरल क्वेश्चन। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, जिसमें से आप सभी को 15-20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए 100% मिल सकता है। ठीक है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? बताइए आप सभी। तो 4 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, जॉर्ज
फर्नांडिस सबका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज फर्नांडिस। याद हो गया, 1974। ठीक है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा। 5 नंबर में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को यकीन नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। 5 का सही आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या डी बता रहे हो, डी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, अगर आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है तो। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था इसलिए। ठीक है, आंसर सॉरी। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, बताइए। 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, या फिर 2001 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। ठीक है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था यार बच्चों, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन क्या है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, बताइए। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1991 ईस्वी में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जितने बच्चे को मालूम नहीं है। ठीक है, शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए 7 नंबर में, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? अब बताओ, बहुत बच्चे जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने कहा कि प्यारे बच्चों, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट? बताइए, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? 7 का सही जवाब जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, डी सोच रहे हो, सबका सही आंसर है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। सभी क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता रहा हूं, आप सभी किसी गूगल पे जहां पे सर्च करोगे चेक कर सकते हो। ठीक है, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए, भौतिक समानता का मुख्य अर्थ क्या होता है? भौतिक समानता के प्यारे बच्चों, भौतिक समानता का मुख्य अर्थ क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, भौतिक समानता का मतलब होता है हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक अवसर, सभी चीजें बराबर मिले। ऐसा नहीं कि उसको 1 किलो अनाज मिला तो हमको 2 किलो अनाज मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको अच्छे से सिखाया जाता है, हमको मतलब पीछे बैठा दिया जाता है, हमको अच्छे से टीचर नहीं सिखाते हैं, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक समानता का मतलब ये होता है कि सभी को समान हक मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले। भौतिक समानता का मतलब होता है सबको, सभी व्यक्ति को बराबर हक मिले। ठीक है, इसलिए भौतिक समानता का मुख्य अर्थ होता है यानी कि देखो, भौतिक समानता का मतलब होता है हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा हो, चाहे आवास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आर्थिक अवसर हो, सभी व्यक्ति को बराबर हक मिले। ठीक है, सभी व्यक्ति को बराबर बराबर मिले, उसे ही भौतिक समानता बोलते हैं हम सभी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या होगा, गैस कर सकते हो आप सभी। भौतिक समानता का मुख्य अर्थ होता है सभी को मूल भौतिक सुविधाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। भौतिक समानता का मुख्य अर्थ होता है सभी को मूल भौतिक सुविधाएं। तब तो क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, आपसे मैं आपसे को पढ़ाने में तब मेरे को मजा आता है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पॉलिटिक्स ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम होगा, बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चाहते हो हमारा पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर आए, कितना अच्छा नंबर, लगभग 90 नंबर। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट करोगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आप सभी के पास अभी मात्र 3 महीना से समझो 3 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीना में जितना पढ़ना है पढ़ लो। अगर आप सभी चाहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे आपकी मर्जी है, हम सभी फालतू का बातचीत नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1947 में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, पानी पीने दो मेरे को। क्वेश्चन 10 नंबर में, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1947 में प्यारे बच्चों, भारत जब 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, देखो 1947 में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, 1947 में भारत के बंटवारे के समय, ठीक है, जब 1947 में हमारे भारत में बंटवारा हो रहा था, तो उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। एक था पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तान है, ठीक है, वर्तमान अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, लेकिन पूर्वी जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश चल गया है। ठीक है, आज वो बांग्लादेश कहलाता है, बांग्लादेश। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में। 1947 में भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब जो अभी 2025 में पाकिस्तान है वो हो गया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस प्रधानमंत्री, ठीक है एक सेकंड, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया बताइए? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वीपी सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वीपी सिंह हो जाएगा। चलिए, निम्न में चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन, बहुत बच्चे को मालूम होगा चिपको आंदोलन क्या होता है। ठीक है, बताइए निम्न में चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बताइए सुंदरलाल बहुगुणा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, जो उत्तराखंड के लोगों द्वारा पेड़ों को बचाने का आंदोलन था। ठीक है, उत्तराखंड में लोग सब क्या करते थे, अदर कंट्री के लोग वहाँ उत्तराखंड के जो चिपको आंदोलन के वहां से आकर पेड़ को काटते थे। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग थे पेड़ को काटने के लिए नहीं देते थे। ठीक है, पेड़ में जाके चिपक जाते थे कि पेड़ कटेगा पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ काटना आपसे भी। ठीक है, इसलिए जो उत्तराखंड के लोगों द्वारा फैला हुआ है। ठीक है, निम्न में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। यह उत्तराखंड के लोगों द्वारा पेड़ों को बचाने का आंदोलन था। ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के लोगों द्वारा पेड़ों को बचाने जाने का आंदोलन था, चिपको आंदोलन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आप सभी को क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। ठीक है, चलिए, इस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था, बताइए किस वर्ष? 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1962 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे से देखते जाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या मैं बोलूँ आप सभी को यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस प्यारे बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की, ठीक है, हमारे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कितने बच्चे को मालूम है? द्रौपदी तो अभी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। ठीक है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ठीक है, 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बताओ प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम नहीं है, ठीक है, अगर मैं अनुमान लगाता हूं जिनको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम नहीं है उनका पढ़ाई ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अच्छे से तैयारी करो, अभी भी सुधर सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1952 को, नहीं 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बताइए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? कितने बच्चे को मालूम है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, 26 सितंबर। ठीक है, सितंबर नहीं दिसंबर 1991 में, याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 26 दिसंबर 1991 में, याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए आप सभी। 18 का सही जवाब क्या होगा? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? जिस क्वेश्चन को समझाने का मतलब होगा उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, जो नहीं समझाने का लायक होगा उनको मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं खास करके ज्यादा समझाऊंगा। ठीक है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? हालांकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सोचा मैं आप सभी को दिखा दूं। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनिन। ठीक है, क्या होगा? लेनिन होगा। ठीक है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में मेरे बच्चों कितने देश शामिल है? बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? बताइए 6, 8, 10 या फिर 9, आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 10 होगा प्यारे बच्चों। संघाई सहयोग संगठन में 10 देश शामिल है। देखो, सबसे पहला चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी उनका नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, 10 जो है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताइए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत या फिर नेपाल? क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्यारे बच्चों किस देश में है? तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्यारे बच्चों किस देश में है?
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है हमारा प्यारे भारत देश, भारत। ठीक है, एक सेकंड, मैं ये लिख रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, किसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत। देखो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है प्यारे बच्चों, क्या? भारत है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर हमारे प्यारे भारत देश दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। 22 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बताइए, कितने बच्चों को मालूम है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, 1945 के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, 1945 के बाद, ठीक है, जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। देखो 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। ठीक है, उसी के बाद एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। ठीक है, एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। आखिरकार 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी मिलकर एक देश बन गए। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखो आप सभी के सामने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पे बेटो। ठीक है, थोड़ा सा गैस करने का भी ट्राई करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जर्मनी का एकीकरण 1990 को हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन देश नहीं है? निम्नलिखित में एक 4 गो जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देश नहीं है आपको समझने के लिए बोलेगा। बताइए आप सभी, इसमें इनमें से कौन देश नहीं है? कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देश नहीं है? तो 23 का सही जवाब क्या होगा? हांगकांग। प्यारे बच्चों, हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। हांगकांग देश नहीं है। चलिए, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 1994 में, 1995 में, 1992 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आसियान को मुक्त व्यापार बनाने का निर्णय कब लिया गया था? आखिर क्या होगा, एक सेकंड, कब लिया गया था? बताइए। 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 1992 में लिया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, मैं ज्यादा इस बात को नहीं बकूंगा। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? आप बताओ। जो बच्चे को मालूम है उसको तो पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप सिर्फ VBI लगाते जाओ सभी क्वेश्चन पे। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, 1978 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आपसे भी करते जाओ। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो जितने बच्चे क्लास कर रहे हो। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो 1978 में। ठीक है, 78, 78। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा तो 12th क्लास के हिंदी में भी है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिसे अमेरिका का दलाल भी कहा गया है। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब देखो इस क्वेश्चन में लगभग 50% बच्चे हैं। ठीक है, 50% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 29 होगा या फिर 28 होगा, 28 होगा या फिर 29 होगा, क्या होगा बताइए? 28 होगा या फिर 29 होगा, दोनों में क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं प्यारे बच्चों। आप अगर आप सभी को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे, हालांकि पूछेगा, 99% चांस से पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप सभी 29 में टिक मत मारिएगा, 28 में टिक मारिएगा, नंबर मिलेगा। अन्यथा इसमें नंबर नहीं मिलेगा, इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? सबको मालूम है 16 वर्ष नहीं होगा। ठीक है, 18 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु, यानी कि आपको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद हो सकता है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद होगी आप सभी को। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने यह नारा 1965 के बाद, उन्होंने यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया था, ताकि देश के सैनिकों और किसानों दोनों का उत्साह बढ़ाया जा सके। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया था? ताकि यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था, ताकि देश के सैनिकों और किसानों को उत्साह बढ़ाया जा सके। ठीक है, कि हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारा देश मजबूत है। ठीक है, और ये नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ठीक है, चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू होगा। ठीक है,
क्या होगा, काठमांडू ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 30 का जो क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, काठमांडू प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है प्यारे बच्चों काठमांडू, याद रखिएगा आपसे भी। काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, तो काठमांडू नेपाल में पड़ता है। निम्न में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से अगर आपसे भी याद रखिएगा, लौह पुरुष अगर जहां भी पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम आपसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, अभी 2025 में कौन सी दलीय व्यवस्था है बताइए, बहुदलीय व्यवस्था प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, एक कहां भाग गया, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, अगर आपसे भी चाहते हो कि मैं लाइव आऊं तो आपसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, आप लाइव आइए। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है हमारे भारत देश में। ठीक है, चलिए याद हो गया, वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों आपसे भी। ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो रोजाना लाता रहूं। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया बताइए। 1974 ईस्वी में भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, आखिर कहां पर किया था, पोखरण में प्यारे बच्चों। ठीक है, पोखरण में। अब देखो यहाँ पर भारत ने 1974 ईस्वी में अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था, राजस्थान। ठीक है, पोखरण कहां पर पड़ता है, यहाँ पर लिखने का मतलब है, ये मेरा लिखने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसका लिखने का मतलब है पोखरण कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पोखरण कहां पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन कहां पर किया था ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप सभी को पता चल गया पोखरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थाई, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप सभी को पता चलेगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अस्थाई एक अलग बात हुआ। ठीक है, अस्थाई प्यारे बच्चों, अस्थाई अलग होता है और अस्थाई अलग होता है, समझे आप सभी मेरी बातों को। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा होगा, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य हैं, बाद बाकी अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, देखो 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से होते हैं, अस्थाई सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अस्थाई सदस्य हैं। बाद बाकी जो 10 अस्थाई सदस्य हैं विभिन्न देशों से लिया जाता है। ठीक है, चुना जाता है, याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछे सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5, समझ गए। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, चलिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, पहली बार पृथ्वी पर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, 36 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 1997 में, मेरे बच्चों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। ठीक है, दक्षेस जिसे हम सभी सार्क बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को दक्षेस ना दिखाई दे, सिर्फ सार्क लिखा हुआ हो, तो आप सभी समझ जाइएगा दक्षेस पूछ रहा है। ठीक है, दक्षेस यानी कि सार्क में कितने देश हैं बताइए आप सभी, बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षेस यानी कि सार्क में कितने देश हैं बताइए आप सभी, कितने देश हैं, देखो टोटल मिलाकर 8 देश हैं। ठीक है, कितने, तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, 8 देश। ठीक है, कौन कौन सा है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। भारत है, पाकिस्तान आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, मालदीव भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, ये सभी दक्षेस के सदस्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण सार्क में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं, जो जिसे सदस्य भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर, 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, क्या होगा, बांग्लादेश होगा, भारत होगा, श्रीलंका होगा या फिर पाकिस्तान होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण का एक सेकंड देखो प्यारे बच्चों, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो दक्षिण जिसे इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, ठीक है, का पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, दक्षिण का पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के रूप में आयोजित किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाशिंगटन में। ठीक है, जो कि शायद अमेरिका में। ठीक है, जो कि अमेरिका में पड़ता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो लेकिन याद करके जाना आपसे भी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? 1961 में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, देखो इसका वजह जान लो पहले। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखो भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, पहले भारत के संविधान संपत्ति में पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ था तो इसे संपत्ति का कानूनगत अधिकार बना दिया गया। अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम सभी। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? कितने बच्चे को मालूम है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक या फिर समाजवाद? ठीक है, देखो अगर आप सभी को सिर्फ समाजवाद ऑप्शन में दिखाई दे तो आप सभी बेझिझक टिक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, बताइए। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1951 से लेकर के 1952 के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप सभी को ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 1952 ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी 1952 में टिक मारिएगा, नंबर मिल जाएगा आप सभी को, एक नंबर प्लस। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर के 1952। ठीक है, 1951 से 1952 मैंने क्यों लिखा? आप सभी को समझाने के लिए। तो अगर आप सभी को सिर्फ 1952 ऑप्शन दिखाई दे तो 1952 में टिक मारिएगा। मेक-मोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? मेक-मोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मेक-मोहन रेखा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 में 1 जनवरी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डेट मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में हुआ था, याद रखिएगा इस डेट को आप सभी। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी प्यारे बच्चों 2015 को समाप्त कर दिया गया था। चलिए, 48 नंबर में, लोकसभा में बिहार की सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? लोकसभा में बिहार की सांसदों की कितनी संख्या होती है या फिर कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, लोकसभा में बिहार की सांसदों की कितनी संख्या होती है? बताइए आप सभी। 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लोकसभा में बिहार की सांसदों की कुल संख्या कितनी होती है? 40 होती है, 40। ठीक है, चलिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को प्यारे बच्चों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संविधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, टोटल मिलाकर भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मैंने आप सभी को नाम भी बता दिया, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? बताइए आप सभी। 50 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। बताइए। 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा? बी होगा। ठीक है, रूस बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? रूस बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद यहीं तक है। ठीक है मेरे बच्चों, टोटल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मैंने आप सभी को टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में दिखाया है। ठीक है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अभी दूर की बात है, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, देखो, अगर आप सभी को सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए हैं
तो अच्छी बात है। अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लेना आप सभी, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना प्यारे बच्चों। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए हम सभी मिलते हैं सब फिलहाल के लिए अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।